हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की जो विधियाँ हैं, उन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स बना चुकी हूँ और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी-सी व्याख्या के साथ बता दूँगी। आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो हम पहली विधि जो है वो देखते हैं आत्मनिरीक्षण की विधि। आत्मनिरीक्षण विधि को अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं और यह मनोविज्ञान की सबसे परंपरागत विधि है या प्राचीन विधि कह सकते हो आप, ठीक है? उडवर्त जो थे इन्होंने इसको स्वनिरीक्षण की विधि भी कहा है। यह विधि मूल रूप से किससे संबंध है, यह मैंने क्वेश्चन बना चुकी हूँ उधर कम्युनिटी पोस्ट पे देख लेना आप कि यह विधि जो मूल रूप से है जॉन लॉक से संबंधित है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में इस विधि का जो प्रतिपादन है वो उंट ने किया था, विलियम उंट ने, ठीक है। और विलियम उंट और इनके शिष्य जो थे टिचनर उन्होंने किया था। वैसे तो ये है ना जॉन लॉक से संबंधित है, लेकिन इसका जो प्रतिपादन किया वो विलियम उंट और इनके जो शिष्य थे टिचनर उन्होंने किया था। अब विलियम उंट ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान कहकर भी परिभाषित किया है और बताया कि चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करने की विधि सिर्फ अंतर्निरीक्षण ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो आप। एक दो परिभाषा जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ क्या क्या लिखा है, तो देख लो। विलियम उंट ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति कहकर परिभाषित किया और बताया कि चेतन अनुभूति का अध्ययन करने की विधि सिर्फ कौन सी है, अंतर्निरीक्षण ही है। टिचनर के अनुसार, ये यहाँ से टिचनर के अनुसार जो परिभाषा है अंतर्निरीक्षण की वो देखो, अपने आप में देखना ही अंतर्दर्शन है। टिचनर ने ये बोला है कि अपने आप में देखना ही क्या है, अंतर्दर्शन है। उसके बाद लोक ने परिभाषा दी है, तो जो लोक की परिभाषा है वो देखो, अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण एक अंतर्दर्शन कहलाता है। स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण क्या कहलाता है, अंतर्दर्शन कहलाता है। स्काउट ने क्या बोला है, अपनी मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है, ठीक है। तो आप देख लेना, ये परिभाषा मैं लिख चुकी हूँ यहाँ पर। और अगर इसका जो मेन अर्थ देखे तो अंतर्दर्शन का देख सकते हो आप, सेल्फ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, अपने आप में देखना, आत्मनिरीक्षण। और आत्मनिरीक्षण क्या होता है, अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया, ठीक है। मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया ही क्या है, अंतर्दर्शन है, ठीक है। इसकी व्याख्या बीएन झा ने की है, तो बीएन झा ने इसकी जो व्याख्या की है, अंतर्निरीक्षण विधि सफलता जो है, अंतर्निरीक्षण विधि की सफलता है जो निम्न बातों पर निर्भर करती है ना। और अगर बीएन झा की मैं परिभाषा बताऊं तो उन्होंने लिखा है, आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। अपने स्वयं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया ही आत्मनिरीक्षण या अंतर्निरीक्षण कहलाती है। इसमें किसी भी मानसिक क्रिया के दौरान अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावना, प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति किसी समयगात्मक अनुभव से गुजर रहा होता है तो उस समय वह अंतर्दर्शन करना प्रारंभ कर देता है। तो अब टिचनर के अनुसार किन बातों पर निर्भर करती है इसकी सफलता, तो ये देखेंगे हम। तो देखो, टिचनर के अनुसार अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह तथा पक्षपात की भावना नहीं रहती है, ठीक है। पूर्वाग्रह और पक्षपात की भावना नहीं रहती है। मैंने सारा कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे बोल के बता देती हूँ, अगर सुनने में इंटरेस्टेड हो तो सुन लेना। अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को अपने ध्यान या अवधान की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण हो, ठीक है। ध्यान और अवधान की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण हो। अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को अंतर्निरीक्षण की प्रक्रिया में अभिरुचि और चित्त प्रकृति उसकी शांत हो। प्रारंभ में जो है मनोवैज्ञानिक मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते थे, है ना। वे अपने अनुभव के समय जैसे सुख दुख, क्रोध शांत, घृणा प्रेम आदि स्थितियों में मानसिक दशा भावना का अंतर्निरीक्षण करके उसका वर्णन करते थे। और यह अवैज्ञानिक विधि होने के कारण वर्तमान समय में इस विधि का प्रयोग बहुत सीमित हो गया है। तो अंतर्निरीक्षण जो विधि है अवैज्ञानिक विधि है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब अंतर्निरीक्षण विधि की विशेषताएं देख लेते हैं हम कि विशेषताओं में क्या आ जाता है। तो अंतर्निरीक्षण की जो विशेषता है उनको देखो, यह सरल, सुलभ और सबसे कम खर्चीली है, ठीक है। सबसे कम खर्चीली है, सरल भी है, सुलभ भी है। जानकारी कम समय में प्राप्त होती है, इस विधि से जानकारी बहुत कम समय में प्राप्त हो जाती है। और उसके अलावा किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं, मतलब इस विधि का प्रयोग करने के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। और मस्तिष्क में ही इसकी प्रयोगशाला होती है, ठीक है। दिमाग से ही इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। और अंतर्निरीक्षण जो विधि है वयस्कों के लिए विशेष उपयोगी होती है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी गुण। और अब दोष की बात करते हैं कि इस विधि के दोष क्या है, कमजोरियां क्या है। तो वैज्ञानिकता का अभाव होता है इसमें, ठीक है। वैज्ञानिकता का अभाव होता है अंतर्निरीक्षण विधि में। मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं है,
मतलब क्लियर पता नहीं चलता कि मन में क्या चल रहा है। ठीक है, विश्वसनीयता व वैधता का अभाव होता है। शिशु बालक असामान्य व्यक्ति पशु पक्षियों के द्वारा संभव नहीं है। तो इसमें ना शिशुओं बालकों असामान्य व्यक्तियों तथा पशु पक्षियों के द्वारा संभव नहीं होती है अंतर्निरीक्षण विधि। और वर्तमान में इसे मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सभी अनुभूतियों को भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये मैं बता चुकी है आपको कि दोष और गुण दोनों। और इसका जो मतलब संक्षिप्त या फिर शॉर्ट में अगर आप समझना चाहो तो मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही अंतर्निरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि कहलाता है। ठीक है, अब देखो हम आते हैं दूसरी विधि पर जिसका नाम है निरीक्षण निरीक्षण विधि। ठीक है, 3 नंबर लिखा गया, दूसरी नंबर है निरीक्षण विधि। इसको अवलोकन विधि भी कहते हैं, है ना, और बहिर्दर्शन और अवलोकन विधि भी इसको कहते हैं। तो इस विधि का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? वाटसन ने किया था। वाटसन कौन थे? व्यवहारवाद नामक संप्रदाय के जनक जेबी वाटसन। ठीक है, इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। अवलोकन निरीक्षण का जो सामान्य अर्थ है, अवलोकन निरीक्षण का सामान्य अर्थ जो है ध्यान पूर्वक देखना। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है ध्यान पूर्वक देखना होता है। आधुनिक समय में यह विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली एक प्रमुख विधि है। तो आधुनिक समय में जो प्रयुक्त सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाती है या प्रयुक्त की जा रही है वो सबसे उपयुक्त विधि है ये। उसके अलावा इसमें हम पढ़ सकते हैं इस विधि को क्या कहते हैं। ये प्रशिक्षण लिखा गया, तो इस विधि को कहते हैं प्रेक्षण विधि। ठीक है, इस विधि को प्रेक्षण विधि भी कहते हैं, ध्यान रखना। प्रेक्षण विधि किसको कहते हैं? निरीक्षण, अवलोकन, बहिर्दर्शन तीनों एक ही नाम है। इस विधि को प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। अध्ययनकर्ता जो है प्राणी के दोनों तरह के व्यवहार यानी कि बाह्य व्यवहार, है ना, और आंतरिक व्यवहार। अब जैसे बाह्य व्यवहार में क्या आ जाएगा, जैसे कि कोई व्यक्ति जोर जोर से आवाज कर रहा है, उसकी आंखें लाल हो रही है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो ही जाती है पीडीएफ बनाते समय। बाह्य व्यवहार है ये, तो ध्यान रख लेना आप। ठीक है, बाह्य व्यवहार, बाह्य और आंतरिक, यहाँ पर भैया व्यवहार लिखा गया है, ऐसा मत। बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार। तो बाह्य व्यवहार में क्या आएगा? यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से आवाज कर रहा है और उसकी आंखें लाल है तो हम कह सकते हैं कि निश्चित निश्चित ही ये क्रोध में है, गुस्से में, उसके हाव भाव नजर आ रहे हैं अपन हमको, तो ये बाह्य व्यवहार हो गया। और आंतरिक व्यवहार क्या होता है? तो आंतरिक व्यवहार में हृदय की धड़कन में परिवर्तन आदि, जिसको हम देख नहीं सकते, ये तो अंदर का ही पता चलता है, तो ये प्रेक्षण हो। तो इस प्रकार से हृदय की धड़कन में परिवर्तन आदि का प्रेक्षण करते हैं। ठीक, कार्ल सैनिक ने बताया है कि निरीक्षण 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में एक आ जाएगा औपचारिक और दूसरा आ जाएगा अनौपचारिक। ठीक है, एक औपचारिक और दूसरा कौन सा? अनौपचारिक। अब औपचारिक में क्या आता है कि जब किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति दशा में किया जाता है तो उसे औपचारिक निरीक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति तथा दशा में किया जाता है तो उसको औपचारिक निरीक्षण विधि कहते हैं। नियंत्रित मतलब आप अगर शॉर्ट में समझो तो नियंत्रित दशाओं में होता है। ठीक है, नियंत्रित दशाओं में औपचारिक निरीक्षण होता है और अनौपचारिक किसमें होता है? अनियंत्रित दशाओं में। ठीक है, अनियंत्रित दशाओं में। जैसे इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण उपलब्ध परिस्थितियों में ही किया जाता है, अर्थात अनियंत्रित दशाओं में होता है। इसमें जो निरीक्षण होता है, व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण उपलब्ध परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की औपचारिकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो यह अनियंत्रित दशाओं में होता है। निरीक्षण विधि में जो है निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर विषय के बारे में अपनी धारणा बनाता है। तो व्यवहारवादियों ने इस विधि को विशेष महत्व दिया है, निरीक्षण विधि को। ठीक है, निरीक्षण विधि को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए निरीक्षण अनुसूची का प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रेक्षक जो है किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान हेतु प्रेक्षण करता है। ठीक है, ये मैं नहीं लिखा है, इतना ज्यादा डिटेल हो जाता है तो मैं आपको ऐसे ही बोल के बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखो कि परीक्षण, हाँ प्रेक्षण, प्रेक्षण, ठीक है, परीक्षण नहीं है, प्रेक्षण है। जब मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगी ना तो इसको सही कर दूंगी। प्रेक्षण जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। सहभागी, असहभागी और स्वाभाविक। अब सहभागी प्रेक्षण क्या होगा कि इस सहभागी प्रेक्षण से आप समझ सकते हो कि जो यहाँ प्रेक्षक होते हैं लोगों के काम को उनके साथ मिलकर करते हैं, उनके व्यवहार का प्रेक्षण भी करते हैं। जैसे उद्योग किसी व्यवसाय में कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यह विधि सहभागी प्रेक्षण संभव है। ठीक है, सदस्य बनकर साथ रहकर निरीक्षण करना ही सहभागी प्रेक्षण होता है। आप समझ आ चुका होगा आपको। उसके बाद देखते हैं असहभागी प्रेक्षण। तो असहभागी प्रेक्षण में क्या आएगा कि जो प्रेक्षक होता है ना, व्यक्तियों के उन व्यवहारों में हाथ नहीं बटाता है जिनका उन्हें प्रेक्षण करना होता है, यानी कि दूर से ही व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, बिना साथ रहकर दूर से निरीक्षण, बिना साथ रहकर दूर से निरीक्षण करना ही असहभागी प्रेक्षण कहलाता है। स्वाभाविक प्रेक्षण में क्या आता है
तो इसमें आता है जब प्रेक्षण का उपयोग एक स्वाभाविक परिस्थितियों में विशेष पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। स्वाभाविक स्थिति में विशेष पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्वाभाविक परीक्षण कहते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हो मनोवैज्ञानिक जो है बंदर, मधुमक्खी, चींटी आदि के व्यवहार का उनके स्वाभाविक रूप से रहने के स्थानों पर जाकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परीक्षण। अब प्रेक्षण निरीक्षण विधि की जो है विशेषताएं, ठीक है, और अगर निरीक्षण विधि की विशेषताएं, ठीक है ना, निरीक्षण विधि की विशेषताएं देखते हैं। तो इसमें देखो एक साथ एक ही समय में कई व्यक्तियों का अध्ययन, एक साथ एक ही व्यक्तियों में कई व्यक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है, बालकों के लिए उपयोगी होती है, पशु पक्षियों से प्राप्त परिणामों को मनुष्य पर लागू करने की संभावना वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक है। तो पशु पक्षियों से प्राप्त परिणामों को मनुष्य पर लागू करने की संभावना को इसमें देखा जा सकता है, ठीक है ना। और यह विधि जो है वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक है। अब अगर हम बात करें तो देखो इसका जो प्रयोग है शिशुओं, बालकों, किशोरों, समूहों, पागल जानवर आदि के ऊपर किया जा सकता है, ठीक है। और यह बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग जो है बालकों का कक्षा, खेल के मैदान में बालक के सामान्य व्यवहार, जन्मजात गुण आदि का निरीक्षण करके उचित दिशा में विकास किया जा सकता है। पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखो निरीक्षण विधि के दोष आएगा कि व्यक्ति के अचेतन मन व आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है इसमें, ठीक है। निरीक्षण विधि में व्यक्ति के अचेतन मन और आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है, प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें जिस व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है वह स्वाभाविक ढंग का त्याग करके कृत्रिम व अस्वाभाविक विधि अपना लेता है। अब देखो अगर उदाहरण देखो कि गांव में कभी कभी दो स्त्रियां एक दूसरे से काफी दिन बाद मिलती है तो उनकी आंखों में जो आंसू आ जाते हैं तो तब किसी भी प्रेक्षक द्वारा इन आंसुओं का सही सही अर्थ निकालना संभव नहीं होता है कि वह स्त्री खुश है या दुखी है। जैसे हम किसी से मिलते हैं, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो हमारे आंसू आ जाते हैं। अब क्यों? गुस्से की वजह से आए हैं या खुशी की वजह से, इतने दिन से क्यों नहीं मिला था, कहाँ था, क्या था, या फिर मतलब मुझे बहुत नीड थी, तुम मिल गए मुझे, मतलब कैसे भी समझ सकते हो आप। यानी कि उसके जो आंसुओं का पता है हम नहीं लगा सकते। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना, अगर शॉर्ट में समझे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर की विधि, प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि, तो प्रयोगात्मक विधि जो है वास्तव में जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा प्रतिपादित एकल चर नियम पर आधारित होती है, ठीक है, जिसे जिसे इन्होंने 1872 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी में वर्णित किया था। यह विधि जो है मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। ये देखो इनकी पुस्तक का नाम देख सकते हो आप, इनकी जो पुस्तक है मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, किसकी है ये? जॉन स्टुअर्ट मिल। यह मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि है। कौन सी? प्रयोगात्मक विधि। जर्मन के मनोवैज्ञानिक उंट ने सर्वप्रथम 1889 में जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित कर इस विधि को लोकप्रिय बनाया। इस विधि के जनक कौन हो जाते हैं? विलियम उंट हो जाते हैं। प्रयोगात्मक विधि के जनक विलियम उंट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता है। मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर पर लाने का श्रेय प्रयोग पद्धति को जाता है ना। मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर पर लाने का श्रेय किस पद्धति को जाता है? अगर क्वेश्चन बनता है तो प्रयोगात्मक विधि या पद्धति को जाता है। इसमें न केवल बालक, व्यक्ति, पशु के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल बालकों का ही नहीं बल्कि पशुओं, व्यक्तियों आदि सबका अध्ययन किया जाता है। और प्रयोग विधि जो है अनुसंधान की सबसे बेहतर विधि है, ठीक है। प्रयोग विधि अनुसंधान की सबसे बेहतर विधि है, तो ध्यान रख लेना आप इस चीज को। प्रयोग विधि अनुसंधान की सबसे बेहतर विधि है। व्यवहारों का अध्ययन चरों के माध्यम से किया जाता है। शाब्दिक अर्थ में अगर बोले तो चर किसी ऐसी घटना या व्यक्ति का गुण होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में चर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि चर कितने प्रकार के होते हैं। तो चर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वतंत्र, आश्रित और नियंत्रित। अब स्वतंत्र में क्या आएगा? स्वतंत्र चर वैसे चर को कहते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता जो है जोड़ तोड़ करता है जिसके प्रभाव से दूसरे चर पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि स्वतंत्र और इसको अनाश्रित चर भी कहते हैं, अनाश्रित चर, ठीक है। यानी कि इसमें जो प्रयोग करता है जोड़ तोड़ करता है और जिसके प्रभाव से दूसरे चर पर अध्ययन भी किया जा सकता है। आश्रित चर में डिपेंडेंट है ना, उस चर को कहते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता प्रयोग करके पूर्व कथन कहना चाहता है।
इसे आश्रित चर इसलिए कहते हैं क्योंकि होने वाला परिवर्तन स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो आश्रित चर यानी कि पूर्व कथन। उसके बाद देखो नियंत्रित चर। अब नियंत्रित चर क्या हो गया, इसके यह वह चर होते हैं जिसके प्रभाव को प्रयोगकर्ता नियंत्रित करके रखता है, क्योंकि आश्रित चर पर उन चरों के प्रभाव को अध्ययन नहीं करना चाहता है ना। तो इस तरह के चर को क्या कहते हैं हम, इस तरह के चर को हम कहते हैं नियंत्रित चर, और इसको है ना जैविक भी बोलते हैं। ठीक है, जैविक चर भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा इसको कहते हैं बहिरंग, बहिरंग। ठीक है, बहिरंग चर और संगत चर, संगत चर ये भी इसको कहते हैं संगत चर। तो ध्यान रहेगा ना। अगर आप उदाहरण की बात करते हो तो एक उदाहरण देख लो। प्रयोगकर्ता प्रयोग करके ये देखना चाहता है कि सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग में सीखने की प्रक्रिया के बारे में पूर्व कथन करना चाहता है। सीखना यहाँ एक आश्रित चर हो गया, सीखना क्या हो गया, आश्रित चर है ना। आश्रित चर तो क्या हो गया, सीखना हो गया। और पुरस्कार यहाँ स्वतंत्र चर का उदाहरण है ना। सीखना तो हो गया आश्रित, पुरस्कार हो गया स्वतंत्र, स्वतंत्र चर का। पुरस्कार किसका उदाहरण हो गया, स्वतंत्र चर का। और वह पुरस्कार में जोड़ तोड़ करेगा और इस जोड़ तोड़ का प्रभाव आश्रित चर यानी कि सीखने की प्रक्रिया पर दिखता है। प्रयोगात्मक विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन पूर्व निर्धारित दशाओं में किया जाता है और इस विधि में विभिन्न चरणों की परिस्थितियों पर नियंत्रित स्थापित कर निष्कर्ष ज्ञात किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त तथ्यों की पुनः जांच की जा सकती है और प्रयोगात्मक विधि ने ही मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, आप ध्यान रख सकते हो। प्रयोगात्मक विधि के सोपान की बात करते हैं। ये सोपान, सोपान ठीक है। अब देखो समस्या का चुनाव व उसका परिभाषीकरण, समस्या का चुनाव व उसका परिभाषीकरण, परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, परिकल्पना का निर्माण, समस्या से संबंधित पूर्व साहित्य की समीक्षा और प्रयोगात्मक अभिकल्प, न्यायदर्श चयन, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण। ठीक है, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण, परिकल्पना का परीक्षण और सामान्यीकरण, ये इसके सोपान हो चुके हैं। इसके गुण और दोष, तो गुण में प्रयोगात्मक विधि के जो गुण है, वैज्ञानिक विधि है, विश्वसनीयता रहती है, भविष्यवाणी करने में सहायक है ना, और वस्तुनिष्ठता से भी युक्त होती है ये विधि। ठीक है, और कार्य कारण संबंध से स्थापित होती है, निष्कर्ष की जांच की जा सकती है इसमें, मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन विशद ढंग से किया जा सकता है। तो ये इसके दोष हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं, नहीं ये सॉरी, इसके ये गुण है, वैज्ञानिक विधि है, विश्वसनीयता है, भविष्यवाणी करने में सहायक है, वस्तुनिष्ठता है, कार्य कारण संबंध से स्थापित है, निष्कर्ष की जांच कर सकते हैं, भविष्यवाणी करने में उपयोगी है। तो ये इसके गुण हो चुके हैं। और प्रयोगात्मक विधि के हम दोष भी देख लेते हैं। दोष, तो दोष क्या है, पशुओं पर किए गए प्रयोग से प्राप्त परिणाम सदैव ही मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो इसके दोष में क्या आ जाएगा, पशुओं पर किए गए प्रयोग से प्राप्त परिणाम सदैव ही मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई होती है इसमें, और यह विधि महंगी होती है। ठीक है, यह विधि कौन सी होती है, महंगी होती है यह विधि। इसके परिणाम त्रुटिपूर्ण होते हैं, यानी कि गलत भी हो सकता है परिणाम, और प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये थे इसके दोष। और इस विधि को अगर शॉर्ट में समझते हैं हम, तो पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही प्रयोगात्मक विधि हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर की, जीवन इतिहास विधि या जीवन व्रत विधि कह सकते हो, व्यक्ति इतिहास विधि कह सकते हो। ठीक है, इसका प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रतिपादक है टाइडमैन। टाइडमैन, इस विधि का प्रयोग फ्रेड ली प्ले ने सामाजिक विज्ञान विषय में किया है। फ्रेडरिक ली प्ले ने सामाजिक विज्ञान विषय में किया है। उसके बाद जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। इस विधि को केस विवरण विधि भी कहते हैं। ठीक है, केस विवरण विधि भी इस विधि को कहते हैं। जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। कभी कभी मनोवैज्ञानिक क्या है, किसी व्यक्ति विशेष, वंश विशेष, वर्ग विशेष आदि की समस्याओं को जानना होता है उनको, तो इसको जीवन इतिहास विधि भी कह सकते हो आप। वो मैं बता चुकी हूँ आपको कि जीवन व्रत, जीवन इतिहास और व्यक्ति इतिहास। ठीक है, अब देखो जैसे कि कोई अपराधी है, मानसिक रोगी है ना, कोई झगड़ालू है, समाज विरोधी कार्य करने वाला है, समस्यात्मक बालक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस विधि का प्रमुख जो प्रयोजन होता है, किसी व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना होता है। इस विधि का जो प्रयोग है, नैदानिक मनोविज्ञान जो है, व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षण की पहचान करने और उसका कारण पता लगाने में काफी किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है,
ये तो थोड़ी सी व्याख्या है। एक अगर थोड़ा सा और समझो तो किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन से संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं, उसके साथ माँ के गर्भ में आने से लेकर वर्तमान तक घटित जो भी हो रहा है उसका विस्तृत इतिहास तैयार करते हैं। इसलिए इस विधि को केश विवरण विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो क्रो एंड क्रो ने क्या लिखा है कि जीवन इतिहास विधि का प्रमुख उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। ठीक है, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग यानी कि उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। और किसी समस्या बालक केस विवरण तैयार करते समय मूल रूप से निम्न तत्वों पर ध्यान दिया जाता है। तो वो तत्व मैंने यहाँ पर लिखे हैं क्या क्या जरूरी होता है। तो देखो, प्रारंभिक सूचना, गत इतिहास और वर्तमान अवस्था। प्रारंभिक सूचना जैसे कि इसके अंतर्गत समस्यात्मक बालक का नाम, उम्र, लिंग, माता पिता की उम्र, शिक्षा, पेशा, है ना, और सामाजिक स्तर, परिवार में सदस्यों की संख्या, प्रारंभिक जो भी आता है, मतलब प्रारंभिक सूचना, बायोडाटा, वो उसका प्रारंभिक सूचना के अंतर्गत वो आ जाएगा। गत इतिहास का मतलब है कि गर्भधारण से वर्तमान समय तक का इतिहास तैयार किया जाता है। जब बालक माँ के गर्भ में था उस समय माँ की स्थिति कैसी थी, जन्म लेते समय अवस्था कैसी हो गई, जन्म सामान्य ढंग से हुआ या किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हुई, जन्म के बाद किसी प्रकार की शारीरिक घटना, या फिर बालक का जन्म बाल्यावस्था में किसी भयंकर शारीरिक बीमारी का प्रकोप तो नहीं, आदि से संबंधित तथ्यों का जो है इसमें इकट्ठा किया जाता है सूचनाओं को। तो ये हो गई गत इतिहास। वर्तमान अवस्था में क्या है कि बालक वर्तमान अवस्था के बारे में एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है उसके, जैसे कि बालक का बुद्धि स्तर, है ना, उसकी रुचि, उसके शौक, अभिक्षमता, सामाजिक स्तर, स्कूल उपलब्धि, सह शैक्षिक गतिविधियां आदि आ जाती है। वर्तमान में वो कैसा है, क्या कर रहा है, किसमें उसकी रुचि है, क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसका बुद्धि का स्तर क्या है, जो भी आप सोच सकते हो, ये सब कुछ वर्तमान परिस्थिति में आ जाता है, वर्तमान अवस्था में आ जाता है। तो आप इससे शीर्षक से ही समझ चुके होंगे, है ना। अब जीवन इतिहास विधि के जो गुण हैं उनके बारे में हम देख लेंगे एक बार कि गुण क्या है। तो इस विधि से बालकों का गहन अध्ययन संभव है। ठीक है, बालक का गहन अध्ययन, क्योंकि इतिहास ही जानना है तो ये संभव है। और बालक के शारीरिक मानसिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि गत इतिहास, प्रारंभिक सूचना, वर्तमान अवस्था सब कुछ इसमें मिल जाता है, मतलब इसका अध्ययन किया जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि ये तो हो गई। और कुसमायोजित बालक और साधारण योग्यता बालक, शैक्षिक, व्यवसायिक, कठिन बालक, मंद पिछड़े बालकों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इस विधि में प्रतिभाशाली बालक आ जाएंगे, समस्यात्मक बालक भी आ जाएंगे, कुसमायोजित बालक भी आ जाएंगे, असाधारण योग्यता वाले बालक, शैक्षिक व व्यवसायिक, कठिन बालक, कदाचारी, मंद बुद्धि, पिछड़े बालक आदि सबका अध्ययन इसमें संभव है। उसके बाद देखो, यानी कि अगर इसको ऐसे समझे तो बालकों का अध्ययन संभव है। अब उसके बाद देखो कि जीवन इतिहास की जो विधि है उसके दोष भी है, गुण है तो दोष भी है। हर व्यक्ति में होता है कि गुण होते हैं तो उसमें कमजोरियां भी होती है, उसकी बुराई भी होती है, अच्छाई होती है। तो वैसे ही इस जो विधि है इसकी भी एक दोष है कि इस विधि में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह विधि अत्यधिक खर्चीली है, क्योंकि इतना इतिहास पता करना है तो आपको पता ही है कि टाइम तो लगेगा, है ना, अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है और यह खर्चीली होती है। ठीक है, उसके बाद इस विधि से प्राप्त सूचनाएं अविश्वसनीय होती है, क्योंकि अधिकांश माता पिता जो है उनके मतलब माता पिता जो है पूरी जानकारी नहीं देते हैं, छिपाते हैं, है ना, बच्चों के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, सूचना सही प्राप्त नहीं होती है। तो इस वजह से यह अविश्वसनीय होती है, यानी कि विश्वास नहीं कर सकते पूरी तरीके से। तो अविश्वसनीय होगी ये विधि। और इस विधि में समय अधिक लगता है, तो प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और इस विधि में प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करते समय मनोविज्ञान गुणों में मतभेद रहता है, मतलब सही है गलत है जो भी है ना। जीवन तथ्य एकत्रित करना कठिन समय होता है, आपको भी पता है किसी के जीवन के बारे में पता करने में कितना टाइम लग जाता है। तो एक तरह से देखो अत्यधिक खर्चीली होती है और बहुत समय लगता है। ठीक है, और अगर अब इसको नॉर्मल शॉर्ट में समझो तो जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, जीवन इतिहास विधि है। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं 5वें नंबर की विकासात्मक विधि के बारे में जानते हैं। तो विकासात्मक विधि क्या है। तो विकासात्मक विधि है, इस विधि के जो प्रतिपादक है वो है जीन पियाजे। विकासात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे। और विकासात्मक विधि को हम कहते हैं जेनेटिक विधि। ठीक है, जेनेटिक विधि भी इसको कहते हैं। स्काउट और वार्ड ने इस विधि को विश्लेषणात्मक विधि से संयुक्त कर दिया, है ना, विश्लेषणात्मक विधि से इसको संयुक्त कर दिया। आप देखो कि इस विधि में मूल रूप से बालक की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह विधि शरीर और मन के विकास पर बल देती है और यह एक दीर्घकालीन विधि है। दीर्घकालीन विधि है यह, अनेक वर्षों तक। मतलब देखो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में गर्भावस्था से लेकर जन्म, वयस्कावस्था और मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और वंशानुगत एवं वातावरण का अध्ययन विश्लेषित होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप कि स्काउट और वार्ड ने, ऊपर बता दिया मैंने, स्काउट और वार्ड ने जो है इस विधि को
विश्लेषणात्मक विधि से संयुक्त कर दिया है और इस विधि को दो प्रणालियों में उपयोग करते हैं, कालानुक्रम और अनुप्रस्थ काट। कालानुक्रम में क्या आएगा, समान आयु स्तर के व्यक्तियों का व्यवहार का जो अध्ययन होता है थोड़े थोड़े अंतराल में अलग अलग समय पर किया जाता है। ठीक है, कालानुक्रम में आप समझ सकते हो, इसके नाम से ही तो समान आयु स्तर के व्यक्तियों का व्यवहार का अध्ययन थोड़े थोड़े अंतराल में अलग अलग समय पर किया जाता है और परिणाम ज्ञात करके वंश क्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जब परिणाम ज्ञात करते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है। अब अनुप्रस्थ काट में क्या आएगा, अनुप्रस्थ काट में आएगा विभिन्न आयु स्तर के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन एक ही समय में किया जाता है ना, विभिन्न आयु स्तर के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन एक ही समय में किया जाता है। तो अब इसके गुण जो है वो भी देख लेते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में विकास की जो विशेषता हो उसको जानने के लिए विशेष उपयोगी है ना, विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विशेषताओं को जानने के लिए विशेष उपयोगी है विकासात्मक विधि, और बालक के विकासात्मक दोषों को जानने में भी उपयोगी है। तो ये हो गए इसके गुण। अब गुण है तो दोष भी आएंगे, तो दोष देख लो। मानव विकास को एक साथ अनेक कारण प्रभावित करते हैं, सभी को नियंत्रित करके अध्ययन करना संभव नहीं होता है, तो यह इसके दोष हो गए हैं। दीर्घकालीन विधि है ये, तो विकासात्मक विधि जो है उसका अगर शॉर्ट में समझे तो बालक की वृद्धि और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही विकासात्मक विधि है। ठीक है, समझ आई या नहीं आई तो फिर इसमें से पीडीएफ में से आप देख लेना इसको। तुलनात्मक विधि क्या है, अब देखो इसके जनक जो है तुलनात्मक विधि के टाइडमैन हो जाएंगे। ठीक है, टाइडमैन इसके जनक है तुलनात्मक विधि के। इस विधि में बालक जो है विभिन्न व्यक्ति, पशु और विभिन्न समूह के व्यवहार की समानता, असमानता आदि के बारे में पता लगाया जाता है। यह एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें मनुष्य तथा पशुओं की तुलना की जा सकती है, नाम ही तुलनात्मक है। ठीक है, तो इसका इतना है। तुलनात्मक विधि के गुण और दोष। ठीक है, तुलनात्मक विधि के गुण है, गुण में क्या आएगा कि जिस प्रयोग को मनुष्य के ऊपर नहीं किया जा सकता है उन प्रयोगों को पशु के ऊपर करके सिद्धांत प्रतिपादित करने वाली यह एकमात्र विधि है ना। जिन प्रयोगों को मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता उन प्रयोगों को पशुओं के ऊपर प्रयोग करके सिद्धांत प्रतिपादित करने की एकमात्र विधि कौन सी है, तुलनात्मक। अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर मानव व्यवहार को समझना इसमें सरल हो जाता है। तो ये एक गुण है इसका। और दोष में देख सकते हो आप, तो तुलनात्मक विधि का जो दोष है वो है एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजातियों पर प्रयुक्त करते समय सावधानी की आवश्यकता होती है इसमें, है ना। एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजातियों पर प्रयुक्त करते समय सावधानी की आवश्यकता होती है। और पशुओं के ऊपर जो नियम है मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं किए जा सकते, पशुओं के जो नियम है वो मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं किए जा सकते, ये इसके दोष हो जाते हैं। अगर इसको आप शॉर्ट में समझते हो तो ये कि व्यवहार संबंधी समानताओं असमानताओं का अध्ययन, असमानताओं है ना, असमानताओं का अध्ययन करना ही तुलनात्मक विधि हो जाती है। अब मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में देखते हैं 7 नंबर की। तो इसका जो प्रतिपादक आपको पता होगा ये सिगमंड फ्राइड है। ये कहाँ के थे, तो वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे ये, है ना। और फ्राइड के अनुसार आपको पता है अचेतन मन इनका होता है, अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, इन्होंने ऐसा कहा है। इस विधि में मनोविश्लेषणात्मक विधि में अनेक व्यक्तियों पर प्रयोग किया जाता है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको अगर व्याख्या समझो तो इस विधि में तकनीकों की सहायता से अचेतन मन और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण मार्ग का अंतरण भी किया जाता है। अचेतन वास्तव में व्यक्ति की दमित इच्छा भावना का पुंज होता है, दमित इच्छा भावना का पुंज होता है। और चेतन मन की तुलना में अचेतन मन व्यक्ति के व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है। चेतन मन की अतृप्त इच्छाओं को जानने का इसमें प्रयास किया जाता है। इस विधि में अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इस विधि में अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सम्मोहन विधि, शब्द साहचर्य, स्वतंत्र कथन, स्वप्न विश्लेषण आदि। उपचार किए गए व्यक्ति का व्यवहार जो है इस विधि से सामान्य हो जाता है, इस विधि से उपचार किए गए व्यक्तियों का व्यवहार सामान्य हो जाता है, इसलिए बहुत अधिक समय लगता है। तो ध्यान रखना मनोविश्लेषणात्मक विधि की विशेषताओं में देखो कि यह विधि व्यक्ति के मन में की छुपी हुई बातों का पता लगाने के लिए अच्छी है। ठीक है, यानी कि इससे व्यक्ति के मन की छुपी बातों का पता लगाया जा सकता है। इसमें मानसिक विकार का जो निदान है वो संभव है, मानसिक विकार का निदान इसमें संभव है। मनोविश्लेषणात्मक विधि के दोष भी है, अधिक खर्चीली है ना। और इस विधि का प्रयोग दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते नॉर्मल, है ना, दक्ष ही कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक
विधि 8 नंबर की उपचारात्मक विधि में क्या आएगा, पहले थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। इस विधि का उद्देश्य यह पता करना होता है कि व्यक्ति की समस्याओं का कारण क्या है, उनको दूर करने के लिए व्यक्ति किस प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकता है। यानी कि बालक जैसे जैसे बालक पढ़ने में कठिनाई महसूस क्यों करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के बालक का उपचार क्या हो सकता है, और गुस्से करने वाले जो बालक होते हैं उनकी पढ़ने में रुचि कैसे ला सकते हैं, बालकों को किस प्रकार की शिक्षा के प्रति हम जागरूक कर सकते हैं, और इस समस्या का उपचार इस विधि के अंतर्गत किया जाता है ना। और आचरण संबंधी कठिनाई महसूस करने वाले संवेगात्मक समस्या से ग्रसित बालकों का अध्ययन व उपचार इसी विधि के अंतर्गत किया जाता है। और अगर अब मैंने जो यहाँ पर लिखा है उसके अकॉर्डिंग समझे तो आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता करना ही उपचारात्मक विधि है। ठीक है, अब देखो साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में क्या आएगा, पहले थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट लिखा है। साक्षात्कार विधि जो है एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होती है ना, यानी कि मौखिक विधि है ये। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। अब इसमें जो परिभाषा दी है एक दो मनोवैज्ञानिकों ने, तो देखो जॉन बेस्ट ने क्या कहा है कि साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। ठीक है, अब आइजनिक ने कहा है कि साक्षात्कार वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक लिखित सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस विधि के अंतर्गत प्रयोगकर्ता किसी विशेष समस्याओं का अध्ययन करके उससे संबंधित व्यक्तियों से मिलता है और समस्या संबंधी जो तथ्य है वो एकत्रित करता है। और कोठारी कमीशन के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले भारत का भ्रमण किया, समाज सेवकों जैसे उद्योगपति, वैज्ञानिक, विभिन्न विषयों के विद्वान, शिक्षा में रुचि रखने वाले स्त्री पुरुष से साक्षात्कार किया और 9,000 व्यक्तियों से साक्षात्कार करके शिक्षा की समस्याओं पर अपनी जानकारी या विचार प्राप्त किए। ये एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको। उसके अलावा देखो कि कार्य और उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के मुख्य 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, है ना, और निदानात्मक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार, संचरित साक्षात्कार, असंचरित साक्षात्कार। तो मैं आपको एक एक से बताती चलती हूँ कि नैदानिक साक्षात्कार के अंतर्गत क्या आएगा। ठीक है, तो नैदानिक के अंतर्गत आएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको गहन साक्षात्कार भी कहते हैं, यानी कि व्यक्ति की अंतर्निहित भावना, प्रेरणा, संघर्षों के अध्ययन में अधिक रुचि इसमें दिखलाएगा नैदानिक में। शोध साक्षात्कार क्या होता है, तो शोध साक्षात्कार में देखो कि किसी शोध समस्या के बारे में विस्तृत रूप से विषय से पूछताछ कर आंकड़ों का संग्रह करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारता जो है किसी शोध समस्या के बारे में विस्तृत रूप से विषय से पूछताछ करता है और आंकड़ों का संग्रह करता है। निदानात्मक में क्या आएगा, इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारता किसी खास रोग के संभावित कारणों का पता लगाता है। ठीक है, पता लगाता है और पूछताछ करता है। उसके बाद देखो चयन साक्षात्कार में आएगा कि वैसे साक्षात्कार जो साक्षात्कारता किसी पद या नौकरी के लिए चयन करने के ख्याल से विषय से पूछताछ करता है। ठीक है, चयन करना है हमें किसी का, तो इसके लिए। केंद्रित में क्या आएगा कि इसमें स्वयं किसी घटना विशेष जैसे दुर्घटना, है ना, कोई कमेंट्री सुनी हो, ये कोई चलचित्र देखा हो, जैसे केंद्रित साक्षात्कार संबंध उन व्यक्तियों से या उन विषय से होता है जिसने स्वयं किसी घटना विशेष जैसे दुर्घटना या कोई विशेष चलचित्र देखा हो, कमेंट्री सुनी हो। ठीक है, कार्य और उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार 5 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको बता चुकी, नैदानिक, शोध, निदानात्मक, चयन और केंद्रित। संरचना के आधार पर 2 प्रकार के बताए हैं, संचरित और असंरक्षित। तो संचरित में देखो, संचरित साक्षात्कार वैसे साक्षात्कार को कहते हैं जिसमें साक्षात्कारता विषय से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछेगा। ठीक है, विषय से पूर्व निर्धारित जो प्रश्न होते हैं उनको एक निश्चित क्रम में पूछता है, विषय द्वारा बताए गए उत्तरों को एक मानकीकृत फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है संचरित में। संरचित में, ठीक है, उसके बाद असंरचित साक्षात्कार, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं कर दूंगी सही इसको। असंरचित में क्या आएगा कि इसमें जो साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति जो प्रश्न पूछते हैं वह पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, ना तो किसी एक खास क्रम में इन प्रश्नों को पूछता है, और विषय से क्या किस क्रम में पूछा जाएगा यह भी इसका पहले निर्धारित नहीं होता है। संरचित में निर्धारित होता है और इसमें नहीं होता है। ठीक है ना, तो 2 प्रकार के संरचना के आधार पर संरचित और असंरक्षित, सही है वैसे ये असंरक्षित। और कार्य और उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार 5 प्रकार के होते हैं, नैदानिक, शोध, निदानात्मक, चयन और केंद्रित। अब देखो साक्षात्कार विधि के गुण क्या हो जाएंगे, कम समय में ही वांछित सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और साक्षात्कार में शोधकर्ता के लिए स्थिति पर नियंत्रण रखना काफी आसान होता है। ठीक है ना, प्रश्नों में लचीलापन होने के कारण शोधकर्ता के लिए कम समय में गहन जानकारी प्राप्त करना संभव होता है इस विधि के कारण, ये इसके गुण में आ जाएगा।
दोष की बात करते हैं। दोष, तो देखो दोष में क्या आएगा, कई बार जो है साक्षात्कारता का ध्यान साक्षात्कार के दौरान पथ्यर्थी द्वारा की गई अनुक्रियाओं पर ठीक ढंग से नहीं जा पाता है, जिससे सही रिकॉर्ड अर्थपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। आप इसको शॉर्ट में समझो तो व्यक्तियों से बैठ करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना, आंकड़ों का संकलन करना ही साक्षात्कार विधि हो जाती है। सांख्यिकी विधि में देखो कि इस विधि में क्या होता है, गणितीय सूत्र गणनाओं का अधिक प्रयोग किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। यह विधि एक स्वतंत्र विधि न होकर अनेक विधियों की सहायक विधि है। मनोविज्ञान में अध्ययन के परिणामों को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है। यह एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, सांख्यिकी विधि क्या है, आधुनिक और वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति है। यह विधि जो है, सांख्यिकी विधि का सर्वप्रथम किसी समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन कर व्यवस्थित किया जाता है। इसके पश्चात संकलित तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि में समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करके परिणाम निकाले जाते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। यह आधुनिक होने के साथ साथ सर्वाधिक प्रचलित विधि भी है। इसका उपयोग ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, सांख्यिकी विधि का। ठीक है, अब अगर ऐसे नॉर्मल समझे, इसको एक शब्द में, एक लाइन में समझे, तो समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित कर परिणाम निकालना, जो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ आपके लिए, है ना। यह एक वैज्ञानिक और आधुनिक पद्धति है। उसके बाद देखो हम प्रश्नावली विधि के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली विधि क्या है, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है उडवर्थ। यह विधि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करने की विधि है। वैसे सारी विधियां आपस में मिली जुली है, मतलब, पर आप थोड़ा थोड़ा देख लेना, ज्यादा कुछ थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बस एक नॉर्मल रिविजन के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है। अब देखो प्रश्नावली विधि क्या है, तो इसका जो जनक है उडवर्थ है। ठीक है, उडवर्थ। और विधि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करने की विधि है। ठीक है, यहाँ पर लिख चुकी मैं ऊपर, यह जो विधि है समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करने की एक विधि है। प्रश्नों के आधार पर प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। बंद प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहते हैं इसको। ठीक है, खुली प्रश्नावली, मुक्त प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। तो ये 4 प्रकार है, एक एक के बारे में बताती चलूंगी मैं आपको। तो देखो प्रतिबंधित प्रश्नावली या बंद प्रश्नावली क्या होती है, तो जैसे निर्धारित तथ्यों में ही किसी एक को चुनना, है ना, वस्तुनिष्ठ, जिसका हम एग्जाम देते हैं उसको बोलते हैं बंद प्रश्नावली। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना के बताया आपको, ये जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो हमारे ऑप्शन है जेम्स, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन। ठीक है, इसमें से आपको एक चुनना है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद खुली प्रश्नावली, मुक्त प्रश्नावली क्या है, इस प्रश्नावली में छात्र स्वयं अपने मन के विचार लिख सकता है ना। जैसे व्यक्तित्व क्या है, जैसे प्रश्न आते थे ना हमारे छोटी कक्षाओं में, उस तरीके से खुली प्रश्नावली, मुक्त प्रश्नावली। उसके बाद चित्रित प्रश्नावली क्या है, इसमें छात्र को चित्र दिखाया जाता है ना, चित्रित में छात्र को चित्र दिखाया जाता है। इस प्रश्नावली में चित्र दिए रहते हैं, व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर जो है चित्रों को निशान लगाकर देने होते हैं। जैसे कि हमको एक नक्शा दे दिया, उसमें हमें बताया जाएगा कि यह कहाँ पर है, क्या है, उस तरीके से आप समझ सकते हो, और उसी को देखकर अपने विचार प्रकट करता है। मिश्रित प्रश्नावली में है, इस प्रकार की जो मिश्रित प्रश्नावली होती है, इसमें तीनों प्रकार की प्रश्नावली को शामिल किया जाता है। अब देखो, अगर ऐसे समझते हैं तो नॉर्मल समझते हैं हम प्रश्नावली विधि को, तो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना ही क्या है, प्रश्नावली विधि है। इसके बाद हम चलते हैं 12 नंबर विभेदात्मक विधि के बारे में। विभेदात्मक विधि क्या है, प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये पता है आपको। इस प्रकार की विधि का जो विकास है, केटल का इसमें अधिक योगदान है। मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ। इस विधि का सबसे ज्यादा संबंध है केटल से, यानी कि उनका जो योगदान है ज्यादा रहा है। कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते हैं, यानी कि उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, उनके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। तो यह विधि जो है विभिन्नता के आधार पर अध्ययन करती है। ठीक है, विभेदात्मक विधि जो है बालक के क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक पक्षों का अध्ययन करती है। और अगर इसको नॉर्मली समझे तो व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन और सामान्यीकरण करना ही विभेदात्मक विधि कहलाती है। तो अब देखो हमारी जो 13 नंबर की विधि है, मनोभौतिकी विधि। मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाती है, मनोभौतिकी विधि। यानी कि मन और शरीर से संबंधित दशा का संबंध है मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि भिन्नता, उद्दीपक के सीमांत, उद्दीपक समानता, क्रम निर्धारण आदि समस्याओं से जूझती है। तो अगर आप नॉर्मली समझना चाहो तो मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है मनोभौतिकी में। उसके बाद लास्ट हमारी विधि जो है गाथा विधि। गाथा विधि में जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक इसे सुनकर एक लेखा तैयार करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, और इस विधि के अंतर्गत जो है व्यक्ति अपने पूर्व व्यवहार और
पूर्व व्यवहार और अनुभव को ठीक ढंग से स्मरण नहीं कर पाते हैं, कुछ बातें वे भूल जाते हैं, कुछ बातें अपनी ओर से जोड़ देते हैं। इस विधि में कुछ निश्चित बिंदुओं के आधार पर व्यक्ति अपनी जीवन गाथा लिखता है। मतलब पूरा उसको पता नहीं होता है, गाथा लिखना एक तरह से पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा जोखा। तो ये हो गई सारी विधियां। अब इसमें जो मिसटाइप हुई है मुझसे वो मैं टेलीग्राम पे डालूंगी ना, तब उसको सही कर दूंगी, आप एक बार पढ़ लेना। इसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से आप एक बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हो, आपको कैसा लगा बताना। और कल हम पढ़ेंगे संरचनावाद, ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, क्या क्या है, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय। बता देना आप, अपना रिएक्शन देना कैसा लगा, क्या था, जो भी था, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना। मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करना है थ्योरी का, ताकि आप सब, और आप, मैं इतना फास्ट कर देती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होता है। मैं भी फास्ट ही बोलती हूँ, लेकिन फिर भी और फास्ट कर देती हूँ मैं उसको, आपको कोई प्ले स्पीड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।